हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं पीएससी बाय डीसी सर हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर हम एमपीपीएससी परीक्षा के लिए निशुल्क तैयारी कर रहे हैं। एक क्रमबद्ध तरीके से हमने पढ़ना शुरू किया और 10वीं यूनिट और छठी यूनिट समाप्त की और अब हम उनका एमसीक्यूज हर सैटरडे संडे लगाते हैं। खैर पिछले सैटरडे संडे होली की और रंग पंचमी के कारण कुछ डिस्टरबेंस रहा, लेकिन हमने फिर भी उसे कंटिन्यू करने की कोशिश की है। कल सैटरडे है, कल सबको पता है कि कल जनजाति वाले टेस्ट जो यूनिट है उसका टेस्ट होना है। आप सब लोग प्री को इग्नोर नहीं कीजिए, हम मेंस पढ़ रहे हैं वो अलग बात है, हम इसे थोड़ा समय देकर के आगे की तैयारी के रूप में करें। हमें ज्यादा जो फोकस करना है वो प्री पर ही करना है, क्योंकि प्री में अब 75 डेज ही बचे हैं और ये 75 डेज कब निकल जाएंगे इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकती। ये बहुत कम समय होता है, आपको अपने आप को अच्छे से मांझ धो करके तैयार कर लेना है। और इसी तैयारी में ये भी पड़ाव है कि हम उस तैयारी को डिस्टर्ब ना करें। कल आप सब लोग टेस्ट में अपीयर हो रहिए। आगे आज के इस लेक्चर पे आते हैं। आज समाजशास्त्र की एक बहुत महत्वपूर्ण जो संस्था है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, नातेदारी। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले भगवान श्री गणेश का नाम लेकर श्री गणेशाय नमः बोलते हुए और मेरे शिक्षक श्री सुरेश पटेल सर को याद करते हुए आगे बढ़ते हैं। आप सब लोगों को बार बार कहा जाता है कि सिलेबस आप अच्छे से याद कर लीजिए, आप सब लोगों ने सिलेबस याद कर लिया होगा, मैं मान लेता हूं। आगे बढ़ते हैं। आज हम जो नातेदारी पढ़ने वाले हैं, नातेदारी क्या है? नातेदारी एक प्रकार का संबंध है। नातेदारी एक प्रकार का संबंध है। तो पहले हम संबंध क्या होते हैं, संबंध कैसे होते हैं, इस विषय पर चर्चा कर लेते हैं। इस विषय पर थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं, क्योंकि नातेदारी को अगर आज की तारीख में मैं किसी व्यक्ति से पूछूं कि आपके नातेदारी कौन है, तो वो कहेगा कि वो मेरे संबंधी हैं, वो मेरे नातेदार हैं। तो संबंधी और नातेदार दोनों एक दूसरे के स्थान पर उपयोग किए जाने वाला शब्द है। अगर हम किसी से पूछें कि भैया कोई व्यक्ति आपका नातेदार है, इस बात को परिभाषित करना है कि नातेदारी क्या होती है, तो हम कहेंगे कि जो मेरे रिश्तेदार है वो मेरे नातेदार हैं। ऐसे हम सरल शब्दों में उसे बोलने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम यहां नहीं समझ पा रहे हैं कि नातेदार, रिश्तेदार या संबंधी तीनों एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द है। एक्सप्लेन कैसे करेंगे, उसे बताएंगे कैसे कि ये चीज क्या होती है। मान लीजिए कि कोई तीसरी दुनिया से कोई व्यक्ति आया है, हमें उसे बताना है कि ये क्या होता है, तो अब हम पहले संबंध को कैसे डिफाइन करें या संबंध हमारे आज के समाज में कैसे होते हैं। संबंध माने दो लोगों के मध्य का भावनात्मक जुड़ाव या दो लोगों के मध्य का भावनात्मक भावनात्मक जुड़ाव जो कि कुछ अधिकार और कुछ कर्तव्य, कुछ अधिकार और कुछ कर्तव्य निर्धारित करता है। वो क्या कर लेता है, वो क्या कहलाता है, या वो भावनात्मक जुड़ाव क्या बन जाता है, संबंध के रूप में परिणित हो जाता है। मान लीजिए कि कोई दोस्त है और वो आपसे इतना ज्यादा घुला मिला है कि आप उस पर कुछ अधिकार रखते हैं और वो आप पर कुछ कर्तव्य रखता है कि आप जब परेशानी में रहेंगे तो वो आपकी मदद करेगा। तो यह जो अनौपचारिक बात आप दोनों के बीच में जन्म ले चुकी है, या जो ये भावनात्मक जुड़ाव दोनों के बीच जन्म ले चुका है, ये संबंध कहलाता है। आपको संबंध समझ में आया होगा। अब हम आते हैं कि संबंध जो है वो आज की तारीख में या आज हमारा जो समाज है इसमें कितने प्रकार के होते हैं। देखिए हमारा जो समाज है इसमें संबंध दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं सामाजिक संबंध और दूसरे होते हैं जैविक संबंध। सामाजिक संबंध क्या होते हैं? देखो, सामाजिक संबंध उन संबंधों को कहा जाता है जो समाज में दो लोगों के मध्य बन जाते हैं, सामाजिक कार्यों के निष्पादन में जो दो लोगों के मध्य बन जाते हैं। इसका सबसे बेस्ट उदाहरण हो सकता है मित्रता। जो मित्रता है वो सामाजिक संबंध का बेस्ट उदाहरण है। इसे सोशल रिलेशन भी कहा जाता है। सोशल रिलेशन इसलिए क्योंकि ये समाज में रहने वाले लोगों के बीच ही बनता है, जो समाज में नहीं रहता उससे आपका कोई संबंध नहीं बनता। दूसरा संबंध होता है जैविकीय संबंध। जैविकीय संबंध अर्थात आपके शरीर से इंटरेक्शन हो जाने या किसी बॉन्ड साइन हो जाने की वजह से जो आपके बीच बन जाता है। जैसे अगर आपका किसी व्यक्ति के साथ फिजिकल रिलेशन हो और उसके उसके माध्यम से जो बने वो संबंध जैविकीय संबंध कहलाएगा। तो विवाह संबंध भी इसी श्रेणी में आता है। तो जैविकीय संबंध में जैसे वेश्यागमन भी एक इसका उदाहरण है। ये मैंने जानबूझकर डाला कि ये भी इसका एक उदाहरण हो सकता है। अब संबंध हमने समझा, सबसे पहले हमने नातेदारी समझना है, लेकिन नातेदारी को समझने से पहले
मैंने आपको संबंध क्या होता है वो समझाने की कोशिश की कि वह भावनात्मक जुड़ाव जो किसी व्यक्ति पर कोई अधिकार और कर्तव्य निर्धारित कर दे, वह जुड़ाव या वह भावनात्मक जुड़ाव ही संबंध होता है। और नातेदारी क्या है? संबंधों की ही एक व्यवस्था है। नातेदारी क्या है? संबंधों की एक ऐसी व्यवस्था जिसे समाज ने बना दिया, वही नातेदारी कहलाती है। अब हम इसे और सरल शब्दों में बोलने की कोशिश करते हैं, परिभाषा के रूप में लाने की कोशिश करते हैं। नातेदारी को सरल रूप में परिभाषित करते हुए कहा जा सकता है कि नातेदारी से तात्पर्य है जैविकीय संबंधों की सामाजिक अभिव्यक्ति। क्या हो गया? जैविकीय संबंधों की जो सामाजिक अभिव्यक्ति है वही क्या है? नातेदारी। मतलब नातेदारी है क्या? आप लोगों के बीच में जैसे दो लोगों का विवाह हो गया, इन दोनों के बीच संबंध कौन सा जन्म लिया? जैविकीय संबंध। तो इसे समाज ने जो नाम दिया, समाज स्वीकृत जो नाम मिला, वही नातेदारी कहलाता है। तो ऐसे जो शब्द हैं वो आपको सोशियोलॉजी में उपयोग करने हैं। आप अपनी आम भाषा का उपयोग करते हुए सोशियोलॉजी की आंसर राइटिंग नहीं कर सकते। तो याद रखना, जैविकीय संबंधों की सामाजिक अभिव्यक्ति ही नातेदारी कहलाती है, या जैविकीय संबंधों की जो सामाजिक अभिव्यक्ति या सामाजिक स्वरूप है वही क्या कहलाता है? नातेदारी कहलाता है। मुझे पता है कि ये थोड़ी कठिन परिभाषा हो गई, आपको समझ नहीं आ रही होगी। इसको थोड़ा सरल करते हैं। नातेदारी के लिए सामाजिक मान्यता प्राप्त जैविकीय संबंध का होना आवश्यक है। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अधिकांश स्टूडेंट इस पॉइंट को छोड़ देते हैं, नातेदारी की परिभाषा में ये चीज शामिल नहीं करते। देखो भाई, नातेदारी केवल उन्हीं चीजों पर लागू होती है जो समाज से स्वीकृत हो। जिन चीजों में समाज की स्वीकृति होगी, केवल वही नातेदारी नातेदारी के रूप में जन्म लेगी या वही नातेदारी के अंतर्गत शामिल होगी। जैसे एक लड़का और एक लड़की अफेयर में है, या दोनों एक दूसरे के साथ अफेयर में है, उन दोनों के बीच कोई अनौपचारिक संबंध भी है, लेकिन अगर वो समाज में बता नहीं पा रहे हैं कि हम दोनों के बीच क्या संबंध है, या समाज द्वारा जो प्रोसेस बनाया गया है उसको उन्होंने फॉलो नहीं किया, समाज द्वारा जो नियम बनाए गए हैं उनको अगर उन्होंने फॉलो नहीं किया, तो उनकी जो बीच का संबंध है उसे हम नातेदारी की संज्ञा नहीं देंगे। हाँ, वो संबंध हो सकता है, वो अनौपचारिक संबंध हो सकता है, लेकिन उसे हम नातेदारी नहीं कहेंगे। तो यहां आपको जो समझाने की कोशिश की जा रही है वो मूल रूप से ये है कि नातेदारी में समाज की स्वीकृति का होना बहुत जरूरी है। जितना ज्यादा संबंध का होना जरूरी है, उससे कहीं ज्यादा संबंध में नातेदार या संबंध में समाज की स्वीकृति होना जरूरी है। तो अब जब भी आप नातेदारी की परिभाषा बोले, उसमें ये शब्द उसकी जान है, ये कभी मिस ना हो। समाज द्वारा स्वीकृत संबंधों की व्यवस्था को ही नातेदारी कहा जाता है। सीधे सरल तरीके से बोलने की कोशिश कर रहे हैं, इसकी बहुत सिंपल सी परिभाषा है, समाज द्वारा स्वीकृत संबंधों की व्यवस्था को ही एक निश्चित नाम से जाना जाता है, जिसे हम नातेदारी कहते हैं। ये पॉइंट भी है, ये परिभाषा भी इसकी हो सकती है। अगर ये फिर भी समझ नहीं आया होगा तो मैं इसे और नए तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। अभी तक हमने जो समझा उसे साइड रखते हैं, इसे और एक नए चैनल से या नई तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। मुझे पता है कि नातेदारी या ये जो सोशियोलॉजी सब्जेक्ट है टफ है, तो इसे 2-3 एंगल से समझाना होगा, तो नए एंगल से समझते हैं। जन्म से मृत्यु पर्यंत व्यक्ति अनेक व्यक्तियों से संबंध बनाता है, और इन संबंधों में सबसे सशक्त संबंध उन व्यक्तियों से होते हैं जिनसे वह या तो रक्त या विवाह से के माध्यम से संबंधित हो। तो जो रक्त और विवाह संबंध है वो जैविकीय संबंध कहलाते हैं। तो सीधे या तो जैविकीय लिख देते या फिर रक्त और विवाह लिखो। तो रक्त और विवाह लिखना थोड़ा आसान है, आपके बोलने चालने में सुना हुआ है ना, जैविकीय नहीं सुना हुआ है, इसलिए मैं रक्त और विवाह लिख दिया हूं। तो अब ध्यान से सुनो कि जो नातेदारी होती है वो क्या होती है। देखिए, एक मनुष्य जब से जन्म लेता है और जब वो मरता है तब तक, जब से जन्म लेता है जब वो मरता है, या तब तक वो अनेक लोगों से अनेक प्रकार के संबंध बनाता है। क्या सबके सब नातेदारी कहलाते हैं? नहीं। उनमें से कुछ संबंध तो उसके बहुत स्ट्रांग होते होंगे, और कुछ संबंध ऐसे होंगे जिनमें वो लोगों पर ध्यान नहीं देता, केवल उनके बीच नॉर्मल सा संबंध बन जाता है। तो क्या ये संबंध नातेदारी है? नहीं। इन संबंधों में से जहां जहां समाज की स्वीकृति है, जहां जहां समाज ने मान्यता दे रखी है, वे सब संबंध ही क्या कहलाएंगे? क्या कहलाएंगे? नातेदारी कहलाएंगे। तो व्यक्ति के संबंध उसकी इच्छा पर निर्भर नहीं होते हैं। जो भी इंसान जीवन से मरने तक जो संबंध बनाता है वो सारी उसकी इच्छा पर निर्भर नहीं होते हैं, बल्कि इनका स्वरूप समूह की प्रथाओं, जो समाज में प्रचलित प्रथाएं हैं,
परंपराएं हैं और नियम द्वारा निर्धारित किया जाता है। और ये जो प्रथाओं, परंपराओं और नियमों से बने हुए संबंध ही क्या कहलाते हैं? नातेदारी कहलाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सीधे तौर पर लिख दिया कि संबंधों की व्यवस्था ही नातेदारी है, तो वो आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि संबंध बड़ा कॉन्सेप्ट है। संबंधों में खूब सारी चीजें आती है। उसमें से वे चीजें जो केवल समाज ने स्वीकृत की है, समाज की परंपराओं, समाज की मान्यताओं द्वारा मान्य की गई है, वे ही नातेदारी कहलाती हैं। ये बहुत अच्छे से याद रख लेना। आगे बढ़ते हैं। नातेदारी संबंधों की वह महत्वपूर्ण व्यवस्था है जिसके अंतर्गत सामाजिक नियमों का नियम एक व्यक्ति को बहुत से व्यक्तियों जो कि विवाह और रक्त संबंधियों के द्वारा जोड़ देते हैं। तो अब सिंपल तरीके से फिर इसकी एक नई परिभाषा बोलने की कोशिश करते हैं। नातेदारी क्या है? नातेदारी एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है। नातेदारी संबंधों की एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है जिसके अंतर्गत सामाजिक नियमों का पालन करते हुए एक व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के साथ विवाह या रक्त संबंध के माध्यम से जुड़ जाता है। ऐसी व्यवस्था को ही हम क्या कहते हैं? ऐसी व्यवस्था को ही हम क्या कहते हैं? नातेदारी कहते हैं। तो नातेदारी शायद आप सब लोगों को अंडरस्टैंड रही होगी, समझ आ गई होगी। इसके बाद भी अगर नहीं समझ आता तो फिर हम तीसरा तरीका भी उपयोग करेंगे। क्वेश्चन आंसरिंग में वो तरीका मैं सब और यूज कर लूंगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब हमें कुछ समाजशास्त्रियों की परिभाषाएं याद करनी है नातेदारी की। तो समाजशास्त्री भी मूलतः परीक्षा जो बात है उसमें दो चीजों पर फोकस करेंगे। पहला जो फोकस होगा वो इस शब्द पे होगा, संबंध पर, और दूसरा शब्द होगा सामाजिक अनुमति पर या समाज द्वारा बनाए गए नियमों पर। जो संबंध समाज द्वारा मान्य होते हैं या सामाजिक नियमों से मान्य होते हैं वही नातेदारी कहलाते हैं। ये आपकी कीवर्ड्स हैं। देखिए, सोशियोलॉजी, पब्लिक एड, लोक प्रशासन जो सब्जेक्ट हैं, इन सब सब्जेक्ट में कुछ कीवर्ड्स होते हैं। कभी भी परिभाषा में उन कीवर्ड्स को गायब नहीं करना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर भी कोई वर्ड टू वर्ड रट करके हमारी कॉपी चेक करने नहीं आएगा। उसको भी वो 2-3 कीवर्ड चाहिए होते हैं हमारे आंसर में, और जिसके भी आंसर में वो 2-3 कीवर्ड उसे मिल जाते हैं वो उसे अच्छा मान लेता है, और जिसके आंसर में वो 2-3 कीवर्ड नहीं होते हैं वो उन्हें अच्छा नहीं मानता है, भले खूब सजा धजा कर लिख दे। तो जैसे चार्ल्स विनिक ने कहा, चार्ल्स विनिक एक समाजशास्त्री हैं, उन्होंने कहा नातेदारी व्यवस्था में समाज द्वारा मान्यता प्राप्त वे संबंध आते हैं। वही जो मैंने समझाया वही चार्ल्स विनिक कह रहे हैं। समाज द्वारा मान्यता प्राप्त संबंध आते हैं जो कि अनुमानित और वास्तविक वंशावली संबंधों पर आधारित होते हैं। तो अब चार्ल्स विनिक में यहां विनिक लिखा हुआ है तो वास्तविक वंशावली ये शब्द जोड़ दिया, और चार्ल्स से अनुमानित कर लो। तो ऐसे आपको जोड़ करके दो शब्द चार्ल्स विनिक की परिभाषा में डालने। पहले तो मूल शब्द दो होंगे, एक संबंध होगा और एक सामाजिक स्वीकृति होगी, दो मूल शब्द गायब ना हो। तो नातेदारी व्यवस्था समाज द्वारा मान्यता प्राप्त संबंधों प्राप्त वे संबंध हैं जो अनुमानित और वास्तविक वंशावली संबंधों पर आधारित होते हैं। यह परिभाषा किसने दी है? चार्ल्स विनिक ने दी है, याद रखना। आगे श्री रॉबिन्स फॉक्स नाम के जो समाजशास्त्री हैं वो भी इसकी एक अच्छी परिभाषा देते हैं। नातेदारी का आशय कुछ स्वजनों के मध्य स्थापित होने वाले संबंधों से है। बहुत अच्छी परिभाषा है। नाम क्या है? रॉबिन्स फॉक्स। क्या नाम है? फॉक्स। तो जो ये फॉक्स है ये क्या कहते हैं कि स्वजनों के मध्य स्थापित होने वाले संबंधों संबंध है। नातेदारी क्या है? स्वजनों के मध्य स्थापित होने वाले संबंध है। स्वजन चाहे वास्तविक हो या कल्पित हो। देखो जैसे यहाँ अनुमानित और वास्तविक शब्द आया था, यहाँ अनुमानित और कल्पित शब्द या वास्तविक और कल्पित शब्द आ गया। तो ऐसे दो शब्द यहाँ पे भी हैं। दोनों शब्द क्या है? वास्तविक और कल्पित। तो ये क्या बोलना चाह रहे हैं? नातेदारी का आशय कुछ स्वजनों के मध्य स्थापित होने वाले संबंधों से है। स्वजन चाहे वास्तविक हो या कल्पित हो। याद रख लेना ये परिभाषा। अब मैं फिर रिपीट कर दूं भाई कि मैं अगर आपको 4 परिभाषाएं पढ़ाता हूं तो आपको चारों रट्टा नहीं मारनी, आपको उसमें से जो 2 पसंद आ जाए या 1 पसंद आ जाए वो अच्छे से याद करके रखनी है, वर्ड टू वर्ड। रेडक्लिफ ब्राउन ने क्या कहा? रेडक्लिफ ब्राउन बहुत अच्छे समाजशास्त्री, इन्होंने एक परिभाषा दी। नातेदारी प्रथा वह व्यवस्था है जो व्यक्तियों को व्यवस्थित सामाजिक जीवन में परस्पर एक सहयोग करने की प्रेरणा देती है। बहुत ही अच्छी परिभाषा है। रेडक्लिफ ब्राउन, क्या नाम है इनका? ब्राउन। तो ये जो ब्राउन आदमी है ये क्या कर रहा है? ये बहुत अच्छी परिभाषा दे रहा है, कह रहा है कि परस्पर सहयोग की प्रेरणा देने वाले संबंधों को ही क्या कहते हैं? नातेदारी कहते हैं।
नातेदारी प्रथा वह व्यवस्था है जो व्यक्तियों को व्यवस्थित सामाजिक जीवन में क्या करने की, परस्पर सहयोग की प्रेरणा देती है। क्योंकि आपके रिश्तेदार क्यों बनाए गए रिश्तेदार, इसलिए ताकि वो आपको जरूरत पड़ने पर मदद करे। हमें जब किसी भी चीज की, जैसे हमारे यहाँ किसी की मृत्यु हो जाती है तो हम किन्हें बुलाते हैं, रिश्तेदारों को। अगर हमारे यहाँ कोई शादी फंक्शन होता है तो हमारे यहाँ कौन पार्टिसिपेट करता है, रिश्तेदार। मतलब हमारे अच्छे में भी और हमारे बुरे में भी, दोनों स्थितियों में हमारा सहयोग कौन करता है, हमारे नातेदार करते हैं। क्योंकि समाज का निर्माण करने वाले लोगों को पता था कि मनुष्य अकेला है और इसे अनेक चीजों के या अनेक कार्यों के क्रियान्वयन में लोगों के समर्थन की जरूरत है। इसलिए एक ऐसी व्यवस्था बनाई जानी चाहिए जिसमें उसके साथ खड़े हुए कुछ लोग हों जो हर समय उसकी मदद करें। इसीलिए नातेदारी को बनाया गया। डॉक्टर रिवर्स के शब्दों में अगर इसी बात को या इनकी परिभाषा देखें तो रिवर्स कहते हैं, नातेदारी से मेरा आशय संबंधों से है। किससे है? नातेदारी से मेरा आशय संबंधों से है, जो वंशावलियों के माध्यम से निर्धारित और वर्णित की जा सकती हैं। बड़ी अच्छी परिभाषा, एक कॉमन वर्ड निकाल लो, संबंध और वंशावली। तो नातेदारी से मेरा आशय वंशावलियों से है या संबंधों से है, जो वंशावलियों के माध्यम से निर्धारित और वर्णित की जा सकती है। बड़ी सरल परिभाषा, याद कर सकते हैं। अब ये जो 4 परिभाषा हमने याद की है, इसमें से 2 कोई सी भी परिभाषा आप याद कर लेना। आगे बढ़ते हैं, परिभाषा वाला पॉइंट खत्म करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, नातेदारी की विशेषताएं करते हैं। तो नातेदारी की 2 प्रकार से विशेषताएं हम करेंगे कंप्लीट। देखो, एक तो नातेदारी का जो उपयोग है उसके आधार पर उसकी विशेषता, और एक सामान्य विशेषता है। नातेदारी की विशेषता क्या है? नातेदारी की विशेषता है कि यह व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों की जानकारी, या नातेदारी से हमें क्या प्राप्त होता है, किसी एक व्यक्ति का किसी दूसरे व्यक्ति से किस प्रकार का संबंध है, इसकी जानकारी हमें कहां से प्राप्त होती है? नातेदारी से। तो नातेदारी से हमें किसी एक व्यक्ति के अन्य व्यक्तियों से परस्पर संबंधों की जानकारी प्राप्त होती है। ये इसका पहला पॉइंट है। और ये पता चलता है कि ये इससे विवाह संबंध से जुड़ा है या रक्त संबंध से जुड़ा है। ये पॉइंट हमारे लिए याद रखना। इसकी पहली विशेषता हुई कि इससे हमें किसी व्यक्तियों के या 2 व्यक्तियों के मध्य परस्पर संबंध की जानकारी प्राप्त होती है। ये महत्वपूर्ण है, संबंध की जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, नातेदारी में रक्त संबंध का आशय वास्तविक रक्त संबंध से नहीं है। यहां जो कल्पित संबंध होते हैं, जैसे किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को गोद ले लिया तो अब वो उसका बेटा कहलाएगा, क्योंकि उसे वो सारे अधिकार और कर्तव्य प्राप्त हो जाएंगे जो जनरली समाज ने किसी बेटे के लिए या किसी पिता के लिए निर्धारित किए। तो यहां जरूरी नहीं कि रक्त संबंध वही रक्त संबंध हो। तो ये 3 बातें हमें याद रखनी है। पहला, 2 लोगों के बीच संबंधों की जानकारी हमें नातेदारी से प्राप्त होती है। दूसरा, नातेदारी में रक्त संबंध ही हो ये जरूरी नहीं है, वो कल्पित संबंध या काल्पनिक संबंध भी हो सकता है। नातेदारी संबंधों की स्थापना कुछ नियमों पर आधारित होती है। देखो, हर समाज में जो नातेदारी होती है वो कुछ न कुछ नियमों के आधार पर बनाई जाती है। हो सकता है कि ये 3 विशेषताएं आपको समझ ना आ रही हो, तो कोई बात नहीं, हम सरल वाली विशेषताओं पे आते हैं। तो नातेदारी की कुछ और विशेषताएं हमें याद करनी है, क्योंकि एग्जाम में अगर यही प्रश्न आए तो हमें कम से कम 6 से 7 आंसर या विशेषताएं हमें बतानी होगी। पहली विशेषता नातेदारी की कि नातेदारी किसी भी व्यक्ति को कुछ अधिकार और कुछ कर्तव्य सौंपती है। नातेदारी शब्दावली की भूमिका कर्तव्य और अधिकारों की एक संपूर्ण व्यवस्था है। तो नातेदारी की पहली विशेषता क्या हुई? नातेदारी की पहली विशेषता हुई कि यह व्यक्ति को कुछ निश्चित अधिकार और कुछ निश्चित कर्तव्य सौंपने की व्यवस्था है। ये पॉइंट याद रखना। दूसरा, नातेदारी सभी मानव समाजों में पाई जाती है। कल मैंने आपको सिखाया कि जो सभी मानव समाजों में पाई जाए वो क्या होगी? सार्वभौमिक होगी। तो या तो आप एक शब्दों में लिख दें, जब आपको 3 नंबर में क्वेश्चन 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाए तो आप सार्वभौमिक लिख दो। अगर 7 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है और एक लाइन में लिखना है तो फिर ऐसे लिख दो कि नातेदारी सभी मानव समाजों में पाई जाती है, अर्थात यह सार्वभौमिक है। ऐसा लिखोगे तो इसकी विशेषता बन जाएगी। 2 विशेषता हो गई। पहली, नातेदारी के अंतर्गत कुछ अधिकार और कर्तव्य निर्धारित होते हैं। दूसरी, नातेदारी सभी समाजों में पाई जाती है। तीसरा, नातेदारी पीढ़ियों के बीच निरंतरता प्रदान करती है। कैसे? आपके दादाजी से आपकी जो रिश्तेदारी है वो जोड़ने का काम नातेदारी ही तो करती है। मान लीजिए संबंध होते ही नहीं तो आपको पता ही नहीं होता कि आपके दादाजी कौन है, या दादाजी को पता नहीं होता कि आप कौन है या आप उनका नाती कौन है।
तो ये जोड़ने, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को जोड़ने का काम कौन करती है? नातेदारी करती है। तो तीसरी विशेषता हमने बताई कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को जोड़ने का काम करती है नातेदारी। सभी समाजों में प्रारंभिक सामाजिकरण और शिक्षा का भी कार्य कौन निभाता है? सभी समाजों में प्रारंभिक सामाजिकरण की जिम्मेदारी कौन निभाता है? नातेदारी निभाते हैं या नातेदार ही निभाते हैं। पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना। चार विशेषता हो गई। अगली, यह पीढ़ी दर पीढ़ी संपत्ति का हस्तांतरण करती है, समाज में व्यक्ति को स्थान दिलाती है। तो याद रखना, पीढ़ी दर पीढ़ी समाज में संपत्ति का हस्तांतरण भी किससे होता है? तो समाज में आप संपत्ति के साथ साथ संस्कृति का हस्तांतरण भी याद कर लो, ये अगला पॉइंट होगा। तो नातेदारी क्या करती है? पीढ़ी दर पीढ़ी संपत्ति का हस्तांतरण और पीढ़ी दर पीढ़ी संस्कृति का हस्तांतरण करने का काम करती है। अगली विशेषता, सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रित करती है। देखिए, अगर किसी व्यक्ति का कोई रिश्तेदार ही ना हो तो वो तो फिर कभी भी उठेगा, कपड़े नहीं पहनेगा, उसका जो मन है वो करेगा। हम कपड़े पहनने से लेकर के सब प्रकार के नियमों का पालन क्यों करते हैं? क्योंकि हमें डर है कि हमारे जो रिश्तेदार है वो हमारे बारे में क्या कहेंगे। इसलिए आपने देखा होगा कि व्यक्ति नियमित जीवन, संयमित जीवन जीता है। आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति जो मुंबई जैसे बड़े शहरों में चले जाए, वो वहां उसका कोई रिश्तेदार ना हो, वहां खुल जाता है, वो अपने हिसाब से कुछ तो भी करने लगता है। वो जब अपने शहर में आता है, अपने संबंधियों के बीच में आता है, तो निश्चित प्रकार का व्यवहार करता है। तो उसके व्यवहार पर नियंत्रण कौन स्थापित करता है? नातेदारी करती है। तो नातेदारी की अगली विशेषता क्या हो गई? नातेदारी व्यवहार को नियंत्रित और नियमित करती है। व्यक्ति किससे विवाह करेगा, किससे नहीं करेगा, ये सब निर्धारण का काम भी कौन करता है? या व्यक्ति की अगली जो नातेदारी है उसका निर्धारण पूर्व नातेदार करते हैं। सीधे तौर पर ऐसा कहा जा सकता है कि अब देखिए, सामान्यतः आपकी शादी कहां होगी? आपके रिश्तेदार ही तो लड़की ढूंढेंगे, आपके पिताजी अकेले थोड़ी ना ढूंढ लेंगे। आजकल तो खैर लड़का लड़की खुद ही ढूंढ लेते हैं अपने लिए लड़का या लड़की, लेकिन सामान्यतः समाज में जो व्यवस्था पाई जाती है वो कैसी है कि किसी एक इंसान के लिए अगर सगाई या विवाह के लिए लड़का लड़की ढूंढना है तो उसके रिश्तेदारों का काम होता है कि वो ये काम या वो भूमिका निभाते हैं। ये भी नातेदारी की विशेषता होती है। तो हमने नातेदारी की कुछ अच्छी अच्छी विशेषताएं पढ़ी, आपको ये पॉइंट्स याद रखने हैं। अब जब आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं, हम नातेदारी के प्रकार पर आते हैं। देखिए, नातेदारी जो है वो सामान्यतः तीन प्रकार के होते हैं, या नातेदार हमारे तीन प्रकार के होते हैं। पहला रक्त संबंधित नातेदार, दूसरे विवाह संबंधित नातेदार, और तीसरा संस्कारिक या संस्कृति संबंधी या सांस्कारिक नातेदार। ये तीन पॉइंट याद रख लेना। रक्त संबंधित नातेदार कौन से होते हैं? जैसे किसी माता पिता से जो उनके बच्चे होते हैं वो उनके माता पिता से रक्त संबंध के आधार पर जुड़े होते हैं, इसलिए उनको क्या कहते हैं? रक्त संबंधित नातेदार। दादाजी और बेटे का क्या संबंध हुआ? तो रक्त संबंधित नातेदार हुआ। एक होते हैं विवाह संबंधित। तो रक्त संबंधित जो नातेदार है आगे चलकर उन्हें दो भागों में बांटा जाता है, आगे उस पर बात करते हैं, लेकिन दूसरा पॉइंट याद रखो, विवाह संबंधित। तो जैसे आपका किसी लड़की से विवाह हुआ तो केवल उस लड़की से विवाह नहीं हुआ, उसका परिवार भी अब आपका रिश्तेदार बन गया है। जैसे ससुर, साला, सास, साली, ये संबंध भी क्या कहलाते हैं? सब विवाह संबंधी कहलाते हैं। तो ये दूसरे प्रकार की नातेदारी हुई। तीसरे प्रकार की होती है सांस्कृतिक नातेदार। इसमें रिचुअल्स का पालन किया जाता है, परंपराओं का। जैसे गुरु भाई एक शब्द होता है, एक ही शिक्षक से पढ़ने वाले दो बच्चे आपस में भाई भाई कहलाते हैं, तो वो गुरु भाई हो गया। ऐसे ही जब एक लड़की किसी भाई को राखी बांध देती है तो गुरु बहन या बहन कहलाती है। तो जैसे राखी बहन या दत्तक पुत्र, ये जो सब होते हैं वो सांस्कृतिक प्रकार की नातेदारी में आते हैं। इस प्रकार नातेदारी कुल मिलाकर तीन भागों में बांटी जाती है। रक्त संबंधित नातेदारी, विवाह संबंधित नातेदारी, और तीसरा हुआ सांस्कृतिक नातेदारी। इसमें जो रक्त संबंधित नातेदारी है इसके दो भाग होते हैं, पितृ संबंधित नातेदारी और मातृ संबंधित नातेदारी। पितृ संबंधित नातेदारी में कौन आते हैं? जो पिता की तरफ से आपके रिश्तेदार हुए, जैसे पिता का भाई, पिता के पिता, जो पिता की तरफ से आपके रिश्तेदार हैं। आप अगर बच्चे हैं तो आपके पिता से आपके जो रिश्तेदार बने हैं वो आपके क्या है? पितृ रक्त संबंधित नातेदार। और माता की तरफ से जो आपके रिश्तेदार बने हैं, जैसे मौसी हुई, जैसे नानी हुई, जैसे मम्मी की मम्मी नानी कहलाती है, मम्मी की बहन मौसी कहलाती है, तो उनके, या मम्मी का भाई जो मामा कहलाता है, तो ये जो लोग हैं किसी बच्चे के रिश्तेदार, वो मातृ संबंधित रक्त नातेदार हैं। ये पॉइंट याद रखना। इसको अगर और डीप में जाए तो कुछ क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं यहां से,
इस पॉइंट से 2-2 नंबर 3-3 नंबर के छोटे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि जो रक्त संबंधित नातेदार है उनकी दो श्रेणियां होती है, एक तो पितृ संबंधित और एक मातृ संबंधित। पितृ संबंधित में पिता, ताऊ, चाचा, चचेरा भाई ये सब आते हैं। मातृ संबंधित में नाना, नानी, मामा, मामी, मौसी ये सब आते हैं। लेकिन इसके अंदर भी अगर और ज्यादा डीप में जाया जाए तो इनके 3 उप विभाग होते हैं। पहले होते हैं वंशज, दूसरे कहलाते हैं सहोदरज और तीसरे कहलाते हैं संप्राश्चित। ये 3 शब्द एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसलिए इनको भी याद रखना जरूरी है। इनका क्या अर्थ होता है वो समझ लेते हैं। वंशज कौन होते हैं? वंशज को हम लीनियल किन्स कहेंगे। किन माने नातेदार, किन शब्द है किनशिप, अर्थ होता है नातेदारी। तो लाइन किनशिप या रेखीय नातेदारी या रेखीय वंशज शब्द का क्या अर्थ होता है? एक ही माता पिता से जन्म लेने वाले बच्चे जो ऊर्ध्वाधर रूप से विभाजित हो उनको क्या कहेंगे हम? जैसे इसको समझ लो, ये एक दादाजी हैं, ये इनका एक बेटा, उनका भी एक बेटा, उनका भी एक बेटा। तो ये जो रेखीय रूप में बने हुए हैं रिश्तेदार, इन्हें कहते हैं वंशज। मतलब आपके परदादा उनके बेटे दादाजी, उनके बेटे आपके पिताजी और आपके बेटे आप, मतलब आपके भी फिर संतान होगी। तो ये जो पीढ़ी रेखीय रूप में चल रही है ये कहलाते हैं वंशज। अर्थात हमने पढ़ा रक्त संबंधित, तो इसकी परिभाषा क्या होगी वंशजों की? वे सभी रिश्तेदार या वे सभी नातेदार जो रक्त संबंध के या रक्त संबंध के साथ पितृ रक्त संबंधित रेखीय रूप में जुड़े हुए होते हैं, वे सब वंशज कहलाते हैं। बहुत सरल शब्दों में परिभाषा बताने की कोशिश कर रहा हूं। वंशज की क्या परिभाषा होगी? वे सभी लोग या वे सभी संबंधित जो पितृ रक्त संबंधी द्वारा रेखीय रूप में जुड़े होते हैं वे सब वंशज कहलाते हैं। पॉइंट बहुत अच्छे से याद हो गया होगा। याद रखना 3 नंबर 2 नंबर में ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। आगे आते हैं सहोदरज। सहोदरज क्या होते हैं? जो एक ही उदर से, एक ही पेट से जन्म लेते हैं वे सहोदरज कहलाते हैं। जैसे माता पिता के एक ही माता पिता से जन्मे हुए बच्चे, जैसे बहन और भाई, जैसे आपकी जो बहन है वो आपकी क्या हो जाएगी? सहोदर। आपका जो भाई है वो आपका क्या हो जाएगा? सहोदर। अर्थात एक ही माता पिता के जोड़े से जन्म लेने वाले बच्चों को सहोदरज कहा जाता है। दूसरा संप्रेषित, ये क्या होते हैं? सहोदरज के जो बच्चों को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? जो जितने भी बच्चे हैं माता पिता के उन सबको संयुक्त रूप से एक निश्चित नाम से संप्रेषित के नाम से जाना जाता है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ऐसे क्वेश्चन 2 नंबर के क्वेश्चंस के रूप में एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हमने जो संबंध या नातेदारी होती है पहले उसका वर्गीकरण पढ़ा, 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है रक्त संबंधी, दूसरा विवाह संबंधी, तीसरा सांस्कृतिक संबंधी। फिर जो रक्त संबंधित है उसे 2 भागों में बांटा जा सकता है, पितृ रक्त संबंधित, मातृ रक्त संबंधित। और फिर इन्हें अगले 3 शब्दों में हमने बांट कर देखा, वंशज, सहोदरज और संप्रेषित। ये 3 शब्द एग्जाम में पूछना लिए जाए इसलिए 2 नंबर में हम लिख पाए, इसलिए ये बता दिया गया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बनता है नातेदारी की श्रेणियां। देखो अभी हमने पढ़ा नातेदारी के प्रकार, अब पढ़ते हैं नातेदारी की श्रेणी। तो अब आपका दिमाग काम करना बंद हो जाएगा कि भाई प्रकार और श्रेणी में क्या अंतर है। देखो एक व्यक्ति है और दूसरा व्यक्ति है, इन दोनों के बीच पाए जाने वाले संबंध को हम नातेदारी कहेंगे। लेकिन इनके बीच का ये जो नातेदारी का संबंध ये कितना बॉन्ड टाइट है, ये एक बंद ये एकल बंध से जुड़ा है या 2 बंध से जुड़ा है या 3 बंध से जुड़ा है या कितनी दोनों के बीच भावनात्मक जुड़ाव है, ये कैसे निर्धारित होगा? वो उसकी श्रेणियों से निर्धारित होगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसा पूछा गया है? श्रेणियों का, नातेदारी की श्रेणियों का उल्लेख कीजिए। डिस्कस द कैटेगरीज ऑफ किनशिप, ये पॉइंट क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब क्योंकि श्रेणियां जो है वो सबसे अच्छे ढंग से जीपी मर्डाक द्वारा बताई गई है, तो हम इन्हीं का विभाजन या इन्हीं का वर्गीकरण पढ़ लेते हैं। श्रेणियों में अलग अलग तरीके से लोगों ने बांटा है, लेकिन सबसे ज्यादा मान्य जो वर्गीकरण है या श्रेणीकरण है वो जीपी मर्डाक का है। पहले श्रेणीकरण होता क्या है? व्यक्ति जितने भी नातेदार के से संबंध रखता है उनमें कुछ संबंधियों के साथ समीपता या निकटता का संबंध होता है तथा कुछ रिश्तेदारों के साथ दूरी का संबंध होता है। रक्त संबंधियों के साथ व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा होता है, जबकि विवाह संबंधियों के साथ व्यक्ति अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा होता है। तो दोनों व्यक्तियों के बीच इस दूरी को प्रकट करने के लिए जो व्यवस्था या समाजशास्त्र में प्रचलित है उसे नातेदारी की श्रेणियों के रूप में बांटा गया है। तो नातेदारी की 3 श्रेणियां होती हैं। पहली श्रेणी होती है, क्या श्रेणी है पहली?
प्राथमिक नातेदार, दूसरा होता है द्वितीयक नातेदार और तीसरा होता है तृतीयक नातेदार। ऐसे तीन भागों में इसे बांटा जा सकता है। अब हम समझ लेते हैं प्राथमिक नातेदार कौन होते हैं। देखो, जब किसी व्यक्ति के प्राथमिक नातेदारों की संख्या कितनी है पहले तो वो याद रख लें। 8 प्रकार के, किसी एक इंसान के केवल 8 ही प्रकार के नातेदार प्राथमिक हो सकते हैं ना। द्वितीयक नातेदार कितने हो सकते हैं? कुल मिलाकर के 33 हो सकते हैं। 33 से ज्यादा हो ही नहीं सकते, किसी भी तरीके से एंगल से लिस्ट बना लो, 33 जो है द्वितीयक नातेदार हो सकते हैं। तृतीयक नातेदार कितने हो सकते हैं? तो 151 हो सकते हैं। तो इनकी संख्या याद रखना। पहला काम तो ये है कि प्राथमिक नातेदारों की संख्या 8 होती है, द्वितीयक की 33 होती है और तृतीयक की 151 होती है। अब प्राथमिक नातेदार कौन होते हैं? जिनसे आप सीधे रूप से, प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हो, वो आपके प्राथमिक नातेदार। जैसे आपके पिता, आपकी माता, आपकी बहन, ये जो तीन लोग अभी फ्रंट पेज पर दिखाई दे रहे हैं, ये आपके क्या हो गए? प्राथमिक रिश्तेदार। तो जो प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा होते हैं, जो प्रत्यक्ष संबंधी होते हैं, अर्थात इनका संबंध किसी अन्य संबंधियों के कारण नहीं होता, सीधे तौर पर व्यक्ति से जुड़े होते हैं। इनकी कुल संख्या 8 होती है। जैसे पिता पत्नी, आपके पिताजी और आपकी माताजी, ये दोनों आपस में सीधे जुड़े हुए हैं, इनके बीच में और कोई बॉन्ड नहीं है, सीधे एक दूसरे से संबंध रखते हैं। तो पिता पत्नी का संबंध क्या, या पति पत्नी का संबंध क्या हो गया? प्राथमिक संबंध हो गया। पिता और पुत्र, उन दोनों के बीच का जो संबंध हो गया वो क्या हो गया? प्राथमिक संबंध हो गया। पिता पुत्र, पिता पुत्री, माता पुत्री, और ऐसे ही माता से अगर सब चीजें जोड़ना चालू करें तो टोटल 8 होंगे, 8 से ज्यादा हो ही नहीं सकते। ये हो गया प्राथमिक संबंध। अब द्वितीयक संबंध क्या होता है? जो आपके प्राथमिक का प्राथमिक हो वो आपका द्वितीयक। जैसे आपके पिताजी से आपका क्या संबंध है? प्राथमिक संबंध है। लेकिन आपके पिताजी का जो भाई है वो इसलिए आपका संबंध नहीं है क्योंकि आपके पिताजी का वो भाई है, तो वो आपके पिताजी का प्राथमिक होगा लेकिन वो आपका द्वितीयक हो जाएगा। जैसे कोई व्यक्ति है, इसके ये पिता है और ये इसके पिता के भाई है, तो इसका इनसे जो संबंध होगा वो द्वितीयक संबंध होगा क्योंकि ये घूम कर आया है ना, पहले इसके पिता और फिर इसके पिता का वो भाई है, इसलिए वो इसके चाचा लगते हैं या बड़े पापा लगते हैं, ये इसका द्वितीयक संबंधी होता है। तो द्वितीयक संबंधी की द्वितीयक संबंधी कौन होते हैं? द्वितीयक नातेदार प्राथमिक नातेदारों के प्राथमिक नातेदार द्वितीयक नातेदार कहलाते हैं, या वे लोग जो हमारे प्राथमिक नातेदार या प्रत्यक्ष नातेदारों के प्रत्यक्ष नातेदार होते हैं वे हमारे द्वितीयक नातेदार कहलाते हैं। याद रखना। जैसे आपके मामा से आपका संबंध कैसे बना? आपकी मम्मी के वो भाई हैं इसलिए वो आपके मामा कहलाते हैं। तो ये जो मामा और भांजे के बीच का संबंध है ये द्वितीयक नातेदारी कहलाता है, ये प्रत्यक्ष नातेदार नहीं है, ये अप्रत्यक्ष घूमकर आया हुआ नातेदारी है, तो इसलिए इसको द्वितीयक नातेदारी कहते हैं। इनकी संख्या कुल 33 होती है। जैसे मामा और माँ का भाई, ये दोनों के बीच की नातेदारी। तीसरा होता है तृतीयक नातेदारी। ये क्या होती है? तृतीयक नातेदारी जहां हमारे प्राथमिक नातेदार के द्वितीयक नातेदार या हमारे द्वितीयक नातेदार के प्राथमिक नातेदार होते हैं, वो हमारे क्या हो जाते हैं? तृतीयक नातेदार। जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया, आपके पिताजी से आपका संबंध प्राथमिक नातेदार, आपके पापा के भाई से आपका संबंध द्वितीयक नातेदार, और आप जो आपके पापा के भाई हैं वो या तो आपके चाचा लगेंगे या बड़े पापा लगेंगे, ये आपके द्वितीयक हो गए। लेकिन चाचा की जो पत्नी होगी वो चाचा की तो प्राथमिक होगी, आपके पिताजी की द्वितीयक होगी, लेकिन वो आपकी तृतीयक नातेदार हो गई। तो इस कारण से इस तरीके से जो संबंध बनते हैं उन्हें तृतीयक नातेदारी कहलाते हैं। अब ये क्योंकि लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, नातेदारी पूरी कंप्लीट करूंगा, तो इसे भी हम दो भागों में बांट लेते हैं। यहाँ के बाद का जो पोर्शन है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि उसमें अब हमें पढ़ना है परिहास क्या होता है, परिहार क्या होता है, मातुल्य क्या होता है, ऐसी बहुत अच्छी अच्छी चीजें हमें इसी चैप्टर में पढ़नी है, वो हम कल कंप्लीट करेंगे। कल के लिए आपको 3 प्रश्न कंप्लीट करने हैं। सबसे पहला, आप 7 नंबर के क्वेश्चन के रूप में लिखने की कोशिश करें कि नातेदारी क्या होती है, इसको परिभाषित कीजिए, ये पहला प्रश्न है। चाहे तो लिख लीजिए क्या होता है। पहला प्रश्न है भाई आपको, नातेदारी क्या होती है? नातेदारी क्या होती है, इसे परिभाषित कीजिए। ये क्वेश्चन पहला आपको 7 नंबर के क्वेश्चन के रूप में लिखना है। दूसरा क्वेश्चन आपको 7 नंबर के रूप में जो लिखना है वो है नातेदारी का वर्गीकरण की विशेषताएं बताते हुए विशेषताएं बताइए। चलिए सरल कर देते हैं, विशेषताएं बताइए। तीसरा, नातेदारी मानव जीवन में, नातेदारी मानव जीवन में
क्या महत्व रखती हैं, क्या महत्व रखती हैं, ये आपको आंसर करना है 3 क्वेश्चन के। कल हम इस टॉपिक से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं उन सब क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे, और इसके बचा हुआ जो हिस्सा है जिसमें हम परिहास, परिहार और मातुलेय और इन सब चीजों पर डिस्कशन करेंगे। साथ में नातेदारी की क्या उपयोगिता है, नातेदारी में क्या परिवर्तन आते जा रहा है, इन सब बातों पर भी फोकस करेंगे। आज का वीडियो सब लोगों के द्वारा देखने के लिए विशेष रूप से धन्यवाद। आप मेंस की तैयारी एक निश्चित समय में ही कंटिन्यू रखें। आपको ज्यादातर फोकस जो है वो प्री पर करना है, प्री बिल्कुल नहीं छोड़नी है। देखिए प्री के लिए आज से 75 डेज बचे हुए हैं। अगर हम 75 डेज का शेड्यूल बना करके आगे नहीं बढ़ेंगे तो फिर आप दूसरे बच्चों के कंपैरिजन में पीछे छूट जाएंगे। सभी को विशेष रूप से धन्यवाद।